हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानपीठ पे। और आज की वीडियो पर हम देखने वाले आईसीसी क्लास एंड फिजिक्स के अपने चैप्टर 9 हाउस होल्ड सर्किट। सो ये चैप्टर बेसिकली दो एक्सरसाइज में डिवाइडेड है, या फिर आप कह सकते हो दो पार्ट्स में डिवाइड है। सो पार्ट ए में हमें पढ़ना है ट्रांसमिशन ऑफ पावर एंड हाउस वायरिंग, और हमें पार्ट बी में पढ़ना है सम कॉम्पोनेंट्स ऑफ हाउस वायरिंग सिस्टम। सो इस वाली वीडियो पर हम सिर्फ पार्ट ए को कवर करेंगे, और जिसका नेक्स्ट पार्ट आएगा वो पार्ट बी के ऊपर आएगा। सो हम वीडियो पर सबसे पहले बता दें कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। सो हम पढ़ने वाले हैं जो भी हमारे रिड्यूस सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे जो बोर्ड एग्जाम्स है वो काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं और अब हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम पूरे चैप्टर को पढ़ पाए। इसीलिए रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है, और जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रखेगा, हम सिर्फ उस पर ही ज़्यादा फोकस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद इट। सो चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक है वो है ट्रांसमिशन ऑफ पावर फ्रॉम द जनरेटिंग स्टेशन टू द कंज्यूमर। आप सभी के घर में इलेक्ट्रिसिटी तो होगी ही, तभी आप ये वीडियो देख पा रहे हो, क्योंकि अगर आपको वीडियो देखना तो मोबाइल को चार्ज करना ही पड़ेगा। सो आप जानते हो कि आपके घर में कितने वोल्ट की एनर्जी आती है। सो आपके घर में आती है 220 टू 240 वोल्ट की एनर्जी आपके घर में आती है। और तब अपना फ्रिज चला सकते हो, आप अपने टीवी चलाते हो, आप मोबाइल चार्जिंग करते हो, आप एसी चलाते हो, आप कूलर चलाते हो, आप हीटर चलाते हो, आप गीज़र चलाते हो, ठीक है, आप इंडक्शन चलाते हो। सो आपके घर में जो पावर एनर्जी पावर आती है, इलेक्ट्रिक पावर, वो बेसिकली 220 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट की होती है, जिससे आप सारे घर के अप्लायंसेस आप अच्छे से यूज़ कर पाते हो। लेकिन क्या आपको पता है क्या ये 220 वोल्ट ही पूरा प्रोड्यूस किया जाता है और डायरेक्ट आपके घर में भेज दिया जाता है? सो नहीं, ऐसा नहीं है। सो हम यही पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पावर आखिर जनरेट कहाँ किया जाता है और कितने वोल्ट पर किया जाता है, और फिर वो कहाँ से किस प्रोसेस होकर आपके घर तक आती है। सो ये जो चैप्टर है, या फिर ये जो पार्ट है आपका, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रखने वाला है क्लास 10 के लिए भी, और आपके डे टू डे लाइफ के लिए भी। जैसे क्लास चैप्टर 8 रखा था करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी चैप्टर उसी तरह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छोटा है इसका मतलब ये नहीं कि स्किप कर देना है। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप अगर पढ़ के भी जाओगे एक बार तो भी आप इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे और इजीली आपकी थ्योरी में फुल तो फुल आ ही जाएंगे। सो यहाँ पर आपको बेसिकली ये बताया गया कि जो इलेक्ट्रिक पावर है वो जनरेट किया जाता है जेनेटिक स्टेशन में, जो कि हमारे घरों से काफ़ी दूर रहता है, जहाँ पर कोई इंसान नहीं रहता या फिर काफ़ी कम पॉपुलेशन हो। उस जगह पर क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक पावर जनरेट किया जाता है, जहाँ उसे कहाँ पर, जनरेटिंग स्टेशन में, ठीक है। और जो जनरेटिंग स्टेशन है वहाँ पर सिर्फ 11 किलो वाट का पावर ही जनरेट किया जाता है, उससे कम या ज़्यादा हम जनरेट नहीं कर सकते। अगर हम उससे अगर ज़्यादा जनरेट करेंगे तो क्या होगा कि जो वोल्टेज है वो हाई हो जाएगा और इंसुलेशन डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है। और अगर जनरेशन, अगर हम वोल्टेज अगर लो हो जाएगा, सो जो करंट है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो वोल्टेज है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। अगर वोल्टेज बढ़ता है तो करंट घटता है, अगर वोल्टेज घट रहा है सो करंट बढ़ रहा है। सो ना ही हम वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बढ़ा देंगे तो इंसुलेशन डिफ़िकल्टीज़ आ जाएगी। और अगर हम वोल्टेज को घटा देंगे 11 किलो वाट से, वोल्ट से, सो क्या होगा, आपकी करंट है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के करंट। सो पावर जनरेटिंग स्टेशन से, हमारे जनरेटिंग स्टेशन में डायरेक्ट जो है उसको डायरेक्टली ट्रांसमिट नहीं किया जाता कंज्यूमर के पास। 11 किलो वाट की जो पावर है उसको भेज दिया जाता है ग्रिड सब स्टेशन में, ठीक है, उसको ग्रिड सब स्टेशन में भेज दिया जाता है। और वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर उसको एक स्टेप डाउन मिलता है, ठीक है। एनर्जी जो है वो स्टेप डाउन होती है, ट्रांसफार्मर की मदद से एनर्जी को स्टेप डाउन किया जाता है। और 11 किलो वोल्ट से, सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया। ग्रिड सबस्टेशन में क्या होता है ना कि 11 किलो वोल्ट से उसको क्या किया जाता है, 132 किलो वोल्ट पर उसको चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसको ट्रांसमिट किया जाता है मेन सबस्टेशन में, जहाँ पर सेटअप डाउन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके उसे 132 किलो वोल्ट से डायरेक्ट 33 किलो वोल्ट बनाया जाता है। फिर इसको भेजा जाता है हमारे इंटरमीडिएट सबस्टेशन में। सेम वही वायर की मदद से ही भेजा जाता है, क्योंकि और कोई सोर्स अब तक तो नहीं आया कि इलेक्ट्रिसिटी को कैसे ट्रांसमिट किया जाए, तो वायर की मदद से ट्रांसमिट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को मेन सबस्टेशन से इंटरमीडिएट सबस्टेशन में, जहाँ पर 33 किलो वोल्ट जो एनर्जी हमारे पास बची है उसको फिर एक बार स्टेप डाउन मेथड लगाकर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से मदद से उसको 11 किलो वोल्ट कर दिया जाता है। और फिर उस 11 किलो वोल्ट को हम सिटी सब स्टेशन भेजते हैं, जहाँ पर फिर एक बार स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके उसे 220 वोल्ट या 240 वोल्ट के बीच में लाकर रोक दिया जाता है। और फिर वो हमारे पास आता है, या फिर जो भी सिटी के कंज्यूमर्स है उनके पास उसको वायरिंग की मदद से ट्रांसमिट किया जाता है। सो आप कितना आराम से आप समझ गए होंगे
कि यार पावर जनरली बेसिकली घर से काफ़ी दूर, सभी के घर से काफ़ी दूर जनरेट होती है, जहाँ पर कोई नहीं रहता। 11 किलोवाट में जनरेट होती है, कम भी नहीं हो सकती, ज़्यादा भी नहीं हो सकती, दोनों में ही दिक्कत है। फिर उसको ग्रिड सबस्टेशन में भेजा जाता है। ग्रिड सबस्टेशन में क्या होता है कि उसकी पावर को बढ़ा दिया जाता है 132 किलोवाट तक, और फिर उसको ट्रांसमिट किया जाता है मेन सबस्टेशन में। मेन सबस्टेशन में ट्रांसमिट कर दिया जाता है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करके उसे 132 किलोवोल्ट से 33 किलोवोल्ट तक लाकर रोक दिया जाता है। फिर उसे क्या किया जाता है, वो एनर्जी 33 किलोवोल्ट को इंटरमीडिएट सबस्टेशन या फिर इंडस्ट्रीज़ में सेंड कर दिया जाता है वायरिंग की मदद से, और वो फिर एक बार स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके वोल्टेज को फिर 33 किलोवोल्ट से 11 किलोवोल्ट तक गिरा देती है। और फिर वो एक बार फिर सिटी सबस्टेशन जाता है, फिर सेम प्रोसेस होता है उसके साथ, और वो 11 किलोवोल्ट से 220 टू 240 के बीच में लाई करती है, और फिर 220 या 240 वोल्ट की जो भी एनर्जी है वो सिटी कंज्यूमर तक वायर की मदद से ट्रांसमिट कर दिया जाता है। सो आई होप आप सब चीज़ यहाँ पर समझ गए होंगे। पहला जो 9.1 था ये इस डायग्राम के ऊपर ही बेस था। आपसे जो भी पूछा जाएगा वो इस डायग्राम के ऊपर ही है। मैंने आपको डायग्राम एक्सप्लेन करने टाइम शायद ये डायग्राम आप नहीं देख पाए होंगे, सो आप अपनी बुक में ध्यान रखना कि ये जो डायग्राम है, अगर आप ये अच्छे से समझ जाओगे सो इतना आपका पहला और दूसरा पेज लगभग आप सब आराम से पढ़ लोगे। यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स डायग्राम आपको दिया गया है कि पावर जनरेटिंग सेशन में 11 पे जो होता है, फिर ग्रिड सेक्शन पे आता है, उसको सेटअप कर जाता है 132 पे, फिर मेन सेशन में वापस उसको गिरा दिया जाता है 33 पे, फिर सिटी सब सेशन पे फिर उसको गिरा दिया जाता है, सॉरी इंटरमीडिएट पे फिर उसको गिरा दिया जाता है 11 पे, फिर सिटी में फिर उसको गिरा दिया जाता है 22 टू 20 वोल्ट पे, और फिर वो डायरेक्ट कंज्यूमर के पास पहुंच जाती होगी। सो आई होप आप ट्रांसमिशन ऑफ पावर फ्रॉम जनरेटिंग सेशन टू द कंज्यूमर अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम अपना दूसरा टॉपिक है पावर डिस्ट्रीब्यूशन टू हाउस, उसको देखते हैं। तो अब देख लेते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन टू अ हाउस। आप सभी जान गए कि एनर्जी कैसे तक सिटी कंज्यूमर तक आती है, पर सिटी कंज्यूमर तक घर तक एनर्जी कैसे आती है ये आप नहीं जानते। सो इसमें अब हम यही पढ़ेंगे। सो बेसिकली क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक पावर रहती है वो हमारे घर तक पहुंचती है सिटी सब स्टेशन से डायरेक्टली आपके पोल के द्वारा या फिर केबल्स के द्वारा या फिर अंडरग्राउंड केबल्स। सो आप सभी जानते हैं कि 3 तरीके की वायर होती है, पर आप उनके नाम कभी नहीं इस पहले सुने होंगे, तो नाम बता देता हूँ। नाम है उसके लाइव वायर या फिर फेज वायर, दूसरा न्यूट्रल वायर और तीसरा अर्थ वायर। जो न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर है वो दोनों ही कनेक्टेड रहते हैं लोकल सब स्टेशन में, और दोनों का जो पोटेंशियल रहता है वो सेम रहता है 0 डिग्री वोल्ट पे। ठीक है, जो लाइव वायर है वो मेन वायर है, जितने भी करंट है वही अकेला ही वायर वो करंट को लेते हैं, मतलब ट्रांसमिट करता है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक। अब जब पोल से घर तक करंट लाने की बात हो रही है, सो वो करंट डायरेक्ट हम आता है पोल से हमारे मीटर के पास में। ठीक है, पर सबसे पहले उसे एक फ्यूज़ का सामना करना पड़ता है, एक हाई रेटिंग फ्यूज़ का, जो कि मीटर के बगल में रहता है या फिर पोल के बगल में रहता है। आप उसे पोल मीटर भी कह सकते हो या फिर कंपनी फ्यूज़ भी, सॉरी पोल फ्यूज़ भी कह सकते हो या फिर कंपनी फ्यूज़ भी कह सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली वो पोल के बगल में रहेगा। आपने देखा होगा कि जो खंबा होता है ना, उसमें छोटे छोटे डब्बे बने रहते हैं, डब्बे उसके अंदर सारी वायरिंग की रहती है। सो वहीं पर जो है वो फ्यूज़ रहता है। सो लाइव वायर आप सभी को पता है, लाइव वायर ही करंट कैरी करता है। सो जो फ्यूज़ है वो मीटर के जस्ट बगल में रहता है। और एक बात, जो मीटर है उसे, उसका नाम जो है असली नाम वो है किलोवाट आवर मीटर, जो कि शॉर्ट में KWH मीटर कहते हैं, और हम सब लोकल्स क्या कहते हैं इसे, मीटर सिर्फ कहते हैं। सो ये मीटर इसका नाम नहीं, इसका नाम है KWH मीटर या फिर किलोवाट आवर मीटर। ठीक है, सो मीटर के जस्ट बगल में फ्यूज़ लगा रहता है। फ्यूज़ इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि मीटर आपका डैमेज ना हो जाए। अगर करंट, इलेक्ट्रिसिटी जो पावर है वो आपके 220 वोल्ट से काफ़ी ज़्यादा आ गई, मान लो कोई भी टेक्निकल इशू हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल इशू हो सकता है, अगर उससे ज़्यादा आ गई तो आप डायरेक्ट आपका मीटर इफेक्ट करेगा, और मीटर उड़ गया तो काफ़ी अच्छा खासा खर्चा आपका बन जाएगा। इसलिए क्या किया जाता है, उसके साइड में एक फ्यूज़ लगा दिया जाता है, या फिर वहाँ फ्यूज़ लग जाता है या फिर आपका डायरेक्ट पोल में फ्यूज़ लग जाता है। अगर आप बड़ी बड़ी सिटीज़ में जाओगे, एरियाज़ में जाओगे, सोसाइटी में जाओगे, सो मीटर के बगल में कम फ्यूज़ मिलेगा आपको, फ्यूज़ मिलेंगे ज़्यादा पोल पे डायरेक्ट, कि भैया पोल से ही क्या हो, ऐसा सर्किट ब्रेक हो जाए ताकि किसी के भी घर में ना चले। मान लो ये एरिया में 100 घर है, 100 में से 40 ने ही मात्र MCB लगाया हुआ है, मतलब फ्यूज़ लगाया हुआ है अपने मीटर के बगल में, तो 39 का ही घर बचेगा, बाकी 60 के तो चल जाएंगे मीटर पूरे। इसलिए पोल पर ही डायरेक्ट लगा दिया जाता है। अगर पोल पे नहीं लगा तो आप अपने घर के मीटर पे बगल पर फ्यूज़ ज़रूर देखोगे। ठीक है ना। तो उस फ्यूज़ से क्या होता है, बेसिकली आपको जो मीटर है वो बच जाता है, पहला। फिर मीटर से क्या होता है, वही तीनों वायर निकलते हैं और हमारे मेन स्विच में जाकर ऐड होते हैं। उसको जानने से पहले एक बात बता दूं कि मान लो आप डेली घर में 10 किलोवाट एनर्जी जो है वो जा रहा है, सो उसके लिए आपको फ्यूज़ कितनी रेटिंग की चाहिए होगी, आपको उसकी फ्यूज़ कितनी रेटिंग की चाहिए होगी, 50 एम्पियर की। यहाँ पर एग्जाम्पल था, वही मैंने आपको समझा दिया। ठीक है,
मतलब मान लो अगर आप कंपनी है, अगर कंपनी आप चला रहे हो, इंडस्ट्री चला रहे हो, तो उसमें ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट लगेगा। और अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट लगेगा वो चल जाता है आपके मेन स्विच पे, और मेन स्विच पे वही तीनों वायर जाते हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। अब मेन स्विच से क्या होता है, उस पर मेन स्विच में डबल स्विच का काम, ठीक है, डबल पॉइल स्विच यूज़ किया जाता है कि आप एक बंद करोगे या दूसरा बंद करो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, दो स्विच रहते हैं वहाँ पर, अगर एक गिरा दो तो दूसरा भी गिर जाएगा, दूसरा गिरा दो तो पहला भी गिर जाएगा। सो स्विच ये होता है। ठीक है, वहाँ से फिर आपके घर के जितने भी रूम हैं, मान लो आपके घर में 5 रूम है, 10 रूम है, 6 रूम है, 12, 15, 50 जितने भी रूम है, या 4 रूम का एग्जाम्पल दे दो कि मान लो आपके घर में 7-8 रूम है, तो हर रूम में एक आपका इलेक्ट्रिक बोर्ड लगा रहेगा, उसके सामने एमसीबी लगी रहेगी। आज के टाइम पे, पहले क्या होता था कि मीटर के बगल में ही 8-10 एमसीबी लगा कर रख देते थे, और अभी हर घर में, मतलब हर रूम में एक एमसीबी रहता है। पर यहाँ पर रूम की बात नहीं करते, हम एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की बात करते हैं, जहाँ पर से सभी रूम में करंट जा रहा है। ठीक है, सो उस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में हर रूम करंट के बोर्ड जो रहेगा उसका एक अलग एमसीबी आपको रहेगा। ठीक है, एमसीबी क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। पहले फ्यूज़ इस्तेमाल किया जाता था, पर फ्यूज़ को थोड़ा सा और एडवांस रूप है एमसीबी। 0.25 सेकेंड आई थिंक इतना ही होगा। इसमें क्या होता है, ट्रिप हो जाता है, गिर जाता है। ठीक है, सो अगर आपके घर में एमसीबी नहीं है तो आप फोटो देख लेना, आप समझ जाओगे। और बेसिकली हर घर में अभी एमसीबी होता ही है, अगर नहीं है फिर भी सो फोटो देख लेना, आप समझ जाओगे, आप साइंस स्टूडेंट हो, मतलब इतना अच्छा साइंस पढ़ोगे तो साइंस ही लोगे ना। हाँ ठीक है, तो क्या है यहाँ पर कि जो मेन स्विच है उससे सारे करंट आपके चल जाते हैं। और हाँ, जो एमसीबी है वो भी कनेक्ट होता है अपने लाइव वायर में, क्योंकि जो भी करंट आती है वो लाइव वायर के द्वारा आती है। और अगर लाइव वायर में ही अगर करंट का वोल्टेज अगर बढ़ जाता है, सो सारी अप्लायंसेस आपके ख़राब हो सकते हैं। इसलिए लाइव वायर में एमसीबी लगाया जाता है ताकि तुरंत अगर एनर्जी बढ़ता है वो ट्रिप हो जाएगा, सर्किट ब्रेक। यहीं पर हमारा पावर डिस्ट्रीब्यूशन टू अ हाउस जो भी एक्सप्लेनेशन थी ख़त्म हो गई। ठीक है, तो और अब हम देखेंगे हमारा थर्ड टॉपिक 9.3 हाउस वायरिंग एंड रिंग सिस्टम। तो जो ये हाउस वायरिंग रिंग सिस्टम है, इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा पिछला जो पढ़ाया पहले उसको एक बार रिकैप कर ले। कि देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा कि कैसे जो इलेक्ट्रिसिटी वो हमारे घर तक आती है, 11 किलोवाट से जनरेट होती है, फिर वो बढ़ती है, घटती है, घटती है, घटती है, फिर 220 पे हमारे घर पे आती है, फिर कैसे वो पोल, स्विचेस, वायर्स पे ये होकर पैरेलल में कनेक्ट होकर हमारे घर तक आती है और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक पहुंचती है। पर उसके बाद क्या होता है वही बताया गया कि हाउस वायरिंग रिंग सिस्टम में हमारे घर में बेसिकली रिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है रूम में वायरिंग के लिए। तो हम ये डायरेक्ट डायग्राम से ही समझेंगे, क्योंकि डायग्राम आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको एग्जाम में भी डायग्राम दे देकर बोलेगा एक्सप्लेन इट। ठीक है, सो बेसिकली ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, आप सभी को पता है। ठीक है, और ये जो बॉक्स है ना, स्क्वायर टाइप का दिख रहा है, ये एक रूम है। ठीक है, और रूम में तीनों ही वायर कनेक्टेड है। ये लाइव हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, और ये अर्थ वायर हो गया। तीनों ही वायर कनेक्टेड है। मान लो ना ये 4 दीवार है, चारों दीवार में तीनों ही वायर कनेक्टेड है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, मेरे को एक लैंप लगाना है, एक सॉकेट आउटलेट लगाना है। तो लैंप देखते हैं। सो जो लाइव वायर है, पहले तो उसमें जाएगा एक फ्यूज़ कनेक्ट होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि फ्यूज़ लाइव वायर में ही कनेक्ट होता है, और एमसीबी भी लाइव वायर में ही कनेक्ट होता है। फिर वो ऊपर जाएगा और एक स्विच लेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है लैंप को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच तो चाहिए ही ना। क्योंकि फ्यूज़ का काम तो ये है कि अगर मान लो करंट जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो गई तो तुरंत सर्किट को ब्रेक कर देगा। पर जो स्विच है वो बार बार उसको ऑन ऑफ करने के लिए तो चाहिए ही। फिर हमारा लैंप है, और फिर न्यूट्रल वायर वापस आता है, और वापस हमारे जो रिंग सिस्टम वाला जो हमारे घर का जो मेन न्यूट्रल वायर होता है उससे कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, और फिर जो हमारा, आप कह सकते हो कि न्यूट्रल वायर का सिर्फ काम यही होता है कि सर्किट को कंप्लीट करना और इलेक्ट्रिसिटी को वापस, क्या बोलते हैं, हमारा साइकिल में घुमाना। ठीक है ना, सो यही है। फिर मान लो मेरे को एक सॉकेट आउटलेट लगाना है, तो सॉकेट में तो अर्थ वायर की भी ज़रूरत पड़ती है। सो फिर हमें तीनों वायर को लेकर जाना। हाँ, और एक बात आप देख रहे होगे कि ये जो वायर्स है ये कुछ इस तरीके में लेकर गई है, तो इसका मतलब ये है कि ये ओवरलैप कर रहा है। अगर डायरेक्ट लाइन ले जाता और आप नए हो, ये सब चीज़ पहली बार पढ़ रहे हो, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि न्यूट्रल वायर लाइव वायर को काट के जा रहा है, तो भाई तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना। तो ये शॉर्ट सर्किट नहीं, ओवरलैप करके जा रहा है। ठीक है, कोई टच नहीं हो रहा वायर में। तो हमें अब क्या करना है, एक सॉकेट आउटलेट बनाना है, लगाना है रूम में। सो हम क्या करेंगे, हाँ एक और बात कि ये जो रिंग सिस्टम है इसकी एडवांटेज ही यही होती है कि रूम में अगर कहीं भी हमें कुछ भी अप्लाइंसेस लगाना है, या सॉकेट सिस्टम लगाओ या कुछ भी लगाओ, सो उसके लिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से एक नई वायर लगाकर काम नहीं करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं रूम में हमारे तीनों वायर तो है ही, प्रेजेंट तो है ही।
तो हम तीनों को क्या करते हैं, निकालते हैं एक एक करके, अपना सॉकेट को कनेक्ट करते हैं अर्थ वायर से, न्यूट्रल से, लाइव वायर से, फ्यूज़ लगाते, स्विच लगाते, हो गया सॉकेट कंप्लीट, बन गया। सो यही है इसका एडवांटेज या फिर आप कह सकते हैं एक बेनिफिट। फिर उसी तरह से फैन लग जाएगा और जो भी बाकी है अप्लाइंसेस वो लग जाएंगे। तो बेसिकली रिंग सिस्टम में आपको यही समझाया गया है कि आपके घर में रिंग सिस्टम यूज़ होता है, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे रिंग सिस्टम के एडवांटेजेस। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रिंग सिस्टम। तो रिंग सिस्टम में बेसिकली हम दो पाथ से एनर्जी भेज सकते हैं, करंट हम पास कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हम इस वाले से लाइव वायर है इधर से, मान लो हमको लैंप में इलेक्ट्रिसिटी देना है, करंट देना है, तो हम पहले इधर से दे सकते हैं एक, ठीक है, और दूसरा हम नीचे से वापस इतना घूम कर जाके दे सकते हैं। सो दो तरीके से दे सकते हैं, ये बिल्कुल दे सकते हैं दो तरीके से। अगर मान लो नीचे वाला जो वायर है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, जितनी भी एनर्जी है लैंप तक किससे जाएगी, पहले वायर से जाएगी। और मान लो दोनों ही अगर वायर काम कर रही है तो दोनों से ही इक्वल इक्वल अमाउंट में एनर्जी जा रही है ऊपर, इन केस, इसीलिए थिन वायर यूज़ किया जाता है काफ़ी, मेरा मतलब काफ़ी थिक वायर यूज़ किया जाता है। अगर एक ख़राब हो जाता है तो दूसरे से एनर्जी अच्छी खासी एम्पियर में वापस वहाँ जाकर हमारे जो लैंप है उसको ग्लो कर सकती है। ठीक है, और इसलिए हम थिक वायर का यूज़ करते हैं। और रिंग सिस्टम का एक और एडवांटेज है कि ये हमारी कॉस्ट काफ़ी कम कर देता है, क्योंकि बार बार वायर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से रूम तक लाना काफ़ी खर्चीला भी है। Each appliances has a separate fuse, therefore if due to some fault the fuse of one appliance burns, it does not affect the operation to the other appliance। हाँ, हर अप्लायंस के लिए एक अलग फ्यूज़ है, देखिए सॉकेट आउटलेट के लिए, लैंप के लिए, फ़ैन के लिए। सो अगर एक अप्लायंसेस अगर ख़राब होता है तो क्या होगा, फ्यूज़ ब्रेक हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो खाली फ़ैन ही ख़राब होगा और जो बाकी जो हमारे जो सारे सामान है, सारे अप्लायंसेस है, वो बच जाएंगे। थर्ड पॉइंट है वो कहता है कि आप एक सॉकेट है, ठीक है, उसमें 3 वायर कनेक्ट होते हैं, लाइव, आपके अर्थ वायर जो सबसे ऊपर रहता है, लाइव और न्यूट्रल बगल बगल में। आप ये भी जानते हैं कि लाइव वायर में फ्यूज़ कनेक्टेड रहता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो यहाँ पर पहले तो बोला नहीं गया, पहले आप ये समझो कि हमारे घर में मान लो एक सॉकेट है जिसमें हम पंखा चला रहे हैं, एक सॉकेट है जिसमें हम गीज़र या फ्रिज लगा रहे हैं। तो आप देखना कि दोनों ही सॉकेट का साइज़ ना थोड़ा डिफरेंट होगा। जो पंखा वाला होगा वो छोटा होगा, और जो मान लो पंखा आयरन जो भी है वो छोटा होगा, और जो गीज़र या फिर जो फ्रिज वाला होगा वो थोड़ा बड़ा सॉकेट होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पंखे या फिर आयरन वाले की एम्पियर मान लो 5 एम्पियर होती है बस छोटे वाले सॉकेट की, और बड़े वाले सॉकेट 15 एम्पियर तक करंट अपने ले सकता है। पर यहाँ पर रिंग सिस्टम में बेनिफिट सिर्फ यही मिलता है कि आप कोई सा भी लगा दो, बस उसके सामने एक भैया फ्यूज़ लगा देना, आपका काम हो जाएगा। तो थर्ड भैया यही बोलता है। फोर्थ देख लेते जल्दी से। जो फोर्थ पॉइंट है वो स्टार्टिंग में रिंग सिस्टम के मैंने बताया था, याद करो, अगर पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा, फिर भी एक बार बता देते हैं कि एडवांटेज ये है कि आप कहीं से भी अगर मान लो एक सॉकेट लगाना हो, एक फ़ैन लगाना हो, एक लैंप ही जोड़ना हो, तो आप क्या करोगे, आप डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से वापस 3 वायर लाओगे, नहीं लाओगे ना, क्योंकि आपका रिंग सिस्टम है। बेनिफिट तो यही है ना भैया, रिंग सिस्टम है हमारा, कहीं से भी 3 वायर निकाला हमने, लगा दिया, जल गया, हमारा काम हो गया भैया, पैसे भी बच गए। हाँ, पर एक यहाँ पर चीज़ बोली गई है कि आप 30 एम्पियर से ज़्यादा, मेन फ्यूज़ जो है वो 30 एम्पियर से, 30 एम्पियर का होता है, उससे ज़्यादा आप करंट नहीं ले सकते। मान लो आप करंट ले जा रहे हो, अब गीज़र चला रहे हो, फ्रिज चला रहे हो, बहुत ज़्यादा हो गया, चलेगा तो नहीं वैसे, अब पंखा चला रहे हो, 5 गो 10 लाइट जल रही है, तो नहीं सह पाएगा ये रिंग सिस्टम। फिर आपका सारे अप्लाइंसेस या फिर ख़राब हो सकते हैं, या फिर जो आपका सिस्टम है वो ख़राब हो सकता है। तो आपको बेसिकली बताया गया कि 30 एम्पियर के अंदर जितना करंट लेना लो रिंग सिस्टम से, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बार बार डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से तार नहीं लानी पड़ेगी। पर 30 एम्पियर से जहाँ पार हुआ आपका जो सिस्टम है वो ख़राब हो जाएगा। फिर आता है कनेक्शन ऑफ ऑल अप्लायंसेस, बल्ब, फैन, सॉकेट एटसेट्रा विद द मेन्स। वी नोट दैट ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, बल्ब्स, फैंस, सॉकेट एटसेट्रा आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द मेन्स। हम सभी जानते हैं, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रखा था कि मेन्स से जो भी कनेक्टेड होते हैं जितने भी सारे अप्लायंसेस, वो हमारे आपके पैरेलली कनेक्ट होते हैं। In the live wire before each appliances there is separate switch and a separate fuse connected in series। और अगर सीरीज़ में हम कनेक्ट करेंगे तो हर चीज़ के लिए हमें सेपरेट फ्यूज़ और सेपरेट स्विच करना पड़ेगा। और ऐसे भी अगर पैरेलल में भी होता है तो भी हमें सेपरेट फ्यूज़ और सेपरेट स्विच लगती है। मतलब बताया गया यहाँ पर कि सेपरेट फ्यूज़ और सेपरेट स्विच मैंडेटरी है। फिर आता है एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग अप्लायंसेस इन पैरेलल। सो दो एडवांटेजेस इसके पास, ईच appliances get connected to 220 volt supplying equal to voltage rating for its normal working। सभी को 220 वोल्ट मिल जाता है अपने नॉर्मल वर्क के लिए,
दूसरा ईच अप्लाइंसेस ऑपरेट इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी बीइंग अफेक्टेड विद अदर अप्लाइंसेस आर ऑपरेटेड और नॉट। अगर मान लो हमारा फ्रिज चल रहा है और गीज़र चल रहा है, अगर गीज़र खराब हो जाए तो फ्रिज को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, और अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमारा सब सामान उड़ जाएगा, ठीक है। तो अब देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग द अप्लाइंसेस इन सीरीज। सॉरी, तो हमने पहले एडवांटेज पढ़ा पैरेलल में कनेक्ट करने का, डिसएडवांटेज पढ़ते सीरीज़ में, मतलब सीरीज़ को ही कोस रहे ना कुल मिलाकर, हाँ सीरीज़ को ही कोसना चाहिए। तो डिसएडवांटेज में सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि वोल्टेज ऑफ द सोर्स गेट डिवाइडेड इन द अप्लायंसेस कनेक्टेड इन द सीरीज इन रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस, सो ईच अप्लायंसेस डज नॉट ऑपरेट एज ए ट्रेडेड वोल्टेज। जो हमारे जो करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है काफ़ी सारे अप्लायंसेस में, सो जो अप्लायंसेस जितना करंट उसे चाहिए होता है उतना वो मिल नहीं पाता है, ये आपको दिख रहा होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि ऑन कनेक्टिंग one or more appliances in the same circuit, the resistance of circuit will increase, hence it will reduce the current in the circuit, so each appliances will get less power। वही सेम बात नीचे भी कही गई है कि हम एक से ज़्यादा सर्किट, एक से ज़्यादा अप्लाइंसेस अगर कनेक्ट कर देते हैं हम सीरीज़ में, सो हर अप्लाइंसेस को इक्वल करंट तो नहीं मिलेगा, मतलब क्या बोलते हैं, काफ़ी कम अमाउंट ऑफ करंट मिलेगा, उतना नहीं मिलेगा जितना उन्हें चाहिए या फिर कंज्यूम करते हैं। तो फिर मान लो बल्ब अगर 100 वाट का है तो उसे मात्र 50 वाट का मिलेगा या फिर 40 वाट का, तो आप समझिए कितनी बल्ब कितनी डीम लाइट में डीम रोशनी आपको देगा। फिर जो थर्ड पॉइंट है और इस पार्ट का आखिरी पॉइंट है वो है ऑल अप्लाइंसेस कनेक्टेड इन सीरीज ऑपरेट साइमल्टेनियसली, नन ऑफ द अप्लाइंसेस कैन बी ऑपरेटेड इंडिपेंडेंटली, इफ वन अप्लाइंसेस इज स्विच्ड ऑफ और नॉट ऑपरेटेड नो अदर अप्लाइंसेस कनेक्टेड विद इन सीरीज विल देन ऑपरेट। अगर मान लो, इसको अच्छे से समझाता है, ठीक है, अगर मान लो सीरीज में कनेक्टेड है आपके बल्ब, लैम्प, फैन, आयरन मशीन, काफ़ी सारी चीज़ें, वॉशिंग मशीन, अगर सीरीज़ में कनेक्टेड है तो आप एक चीज़ को बंद करोगे ना तो सब बंद हो जाएगा और कोई भी काम नहीं करेगा। और मान लो अगर एक चीज़ अगर फ्यूज़ हो गया तो आपके सारे अप्लाइंसेस को डिफेक्ट करेगा। मतलब कुल मिलाकर जो सीरीज़ है वो हम घर सीरीज़ जो सिस्टम है वो हम घर में यूज़ नहीं कर सकते, हमें घर में पैरेलल यूज़ करना है। और हमारे रूम में रिंग सिस्टम यूज़ होता है, कैसे एनर्जी आती है कैसे नहीं आती है सब कुछ बता दिया गया है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बता देना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे।